साथियों कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। भारतीय राजनीति पर मूल्यवश बहुजन आंदोलन का क्या प्रभाव, इसके ऊपर मेरे को प्रस्तावना रखने के लिए आदेश हुआ है। थोड़ा सा समझना होगा कि भारतीय राजनीति और मूल्यवश बहुजन आंदोलन क्या है। यदि हम गहराई से देखें तो ये अलग अलग दिखते हैं और इनका यदि हम रस निकालें तो ये एक होते हैं। आखिरी में रिजल्ट जो है वो इनका सबका एक ही होना है। मूल्यवश बहुजन आंदोलन आज से नहीं, जब से बहुवादी व्यवस्था यहाँ स्थापित हुई है तब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी जो भारत के मूल्यवश नहीं है और सत्ता पर और हर तरह के आंदोलन पर उनका अधिकार है, वो 1.5% ही है। बाकी भारत के जो मूल्यवासी हैं वो भारत के हैं और बड़ी संख्या में। आखिर क्या वजह है कि लंबे समय से बहुत थोड़े से लोग यहाँ बहुसंख्यक हो गए हैं? कुछ तो तकनीक होगी, कुछ तो उनका विचार होगा, चाहे वो गलत कैसे है। हमारे बहुजन के जो योद्धा हुए हैं, चाहे वो आप सामाजिक आंदोलन में कहें, धार्मिक आंदोलन में कहें, राजनीतिक आंदोलन में कहें, उन्होंने क्या क्या किया। बुद्ध ने हमें ठीक से रहने और एक ऐसा शासन प्रशासन दिया भारत में बहुत बड़ा। उसका रिजल्ट था बहुत समृद्ध भारत, और जिसका हमारे उद्घाटन होने में जिक्र किया है कि वो ईरान, इराक, नेपाल, म्यांमार है, ये सब इसके अधीन थे। और उस समय तो इतने साधन नहीं थे जितने आज संभव है, परंतु उन्होंने किसी तरह को इस चीज़ को अंजाम दिया होगा। जब हमारे पास इतने साधन है तो हम अंजाम इतना अच्छे ढंग से क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। उसके बाद 4 लाख का यदि हम जिक्र करें कि तो हमारे आंदोलनकारी किस तरह हमारे को समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे आंदोलन चलाते हैं। 4 लाख में सीधी 2 लाइनें हैं। ऐसे तो सारा का सारा लिटरेचर समाप्त कर दिया क्योंकि उनको भय है इसका लिटरेचर जिंदा रहा तो आंदोलन मुकम्मल होगा और भारत में इंसानियत का, संविधान का मतलब प्रचलन होगा, जैसे इंसानियत के तौर पर लोग रहेंगे। सबसे पहले वो पहले इकोनॉमिक्स के लेखक रहे हैं। उन्होंने 2 लाइन लिखी है जो उपलब्ध है, और भी है 2 लाइन का मैं ऐसा करूंगा। एक लाइन स्कूल में पढ़ाते हैं कोई भी टीचर, उसकी दूसरी लाइन में पढ़ाने में सक्षम नहीं है। आप अंदाजा लगाइए उनके आंदोलन में। वो कहते हैं यावे जिए सुखम जिए, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण का घरदम पे ऋण लेकर घी पियो, यानी कि आपकी सेहत, मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों स्वस्थ रहनी चाहिए, एकदम फिट रहनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, हमारे को समझाते हुए इतना जल्दी समझाने का चिंतन करते हैं। वो कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्मीभूत जो हो गया है, जो मर गया है, इसको दफना दिया गया, जला दिया गया, जो भी क्रिया की गई, पुनर्आगमन दोबारा नहीं आता। और हमारे को शैतान ने नरक और सर्व के चक्कर में फंसा दिया। हमारा सद्गुरु क्या कहता है, ये नहीं है नरक सर्व, ये सिर्फ उसने ऐसे ही आपको अंजाम फंसा दिया। और हमारे लोग उसी नरक और सर्व के चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारा सद्गुरु कहता है इसको छोड़िए, ये सही नहीं रास्ता है, आपने यहाँ सुशासन करना होगा। वो यहाँ तक तो पढ़ा देते हैं, शास्त्री है या टीचर है। आगे वाली लाइन जो एक अधूरी है वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं करो वेदस्य करता, 3 वेदों के रचयिता।
पेरियार का आंदोलन देख लीजिए, उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाते हुए राजनीति की और कामयाब रहे। तमिलनाडु में जो आज मूल निवासियों की सरकार लगभग बनती आ रही है और उसको इतना आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। मूल निवासी बहुजन का जो आंदोलन है काफी संगठनों ने चला रखा है। सब एक क्यों नहीं होते, ये बड़ा एक प्रश्न रहता है। जब तरीका लोकतांत्रिक हो तब एक हुआ जा सकता है। सभी या तो ऑटोक्रेट है, सुप्रीमो है। सुप्रीमो हमारे लिए फायदेमंद है तो हमें सुप्रीमोवाद का साथ देना चाहिए। यदि हमारे लिए लोकतंत्र प्रक्रिया बहुत आवश्यक और जरूरी है तो हमें केवल लोकतंत्र प्रक्रिया में जाना चाहिए। हमारे आंदोलन में एक बड़ी सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि हम ना तो लोकतंत्र को सही मानते हैं और ना सुप्रीमोवाद के साथ बदल हो जाते हैं, लोकतंत्र को छोड़ देते हैं। जब आपने संविधानवाद को लागू करना है तो लोकतंत्र के बगैर आपका कोई गुजारा नहीं है। यदि आप किसी भी संगठन में जो लोकतांत्रिक नहीं है, कोई भी हो, उससे पूछिए क्या लोकतांत्रिक है, क्या इसके अध्यक्ष, क्या वो पदाधिकारी सदा के लिए उसके परिवार के ही सदस्य हो सकते हैं, ये जब तक मरेगा वही रहेगा, या समाज के सभी लोग कोई भी बन सकते हैं। यदि वो एक पद पे रहते हैं, घरेलू है उनका संगठन, तो आपके किसी काम का नहीं है। असल में आपका दुश्मन वही है। इसी कोई मतलब आंतरिक शत्रु कह सकते हैं। बाहरी शत्रु का तो हमें पता है कि मनुवाद है, उसको चलाने वाले हैं, वो दुष्ट है, वो शैतान है, वो आपको टिकने नहीं देंगे, वो आपको धर्म कर्म में उठाए रखेंगे। परंतु हमने कहाँ उलझानी चाहिए, हमें इस पॉकेट में नहीं उलझना चाहिए। हमें शुद्धतम सामाजिक न्याय की राजनीति करनी चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास एक लोकतांत्रिक संगठन का होना बहुत जरूरी है। और संगठनों को तवज्जो हम देंगे तो लोकतांत्रिक संगठन को तवज्जो नहीं मिलेगी और आपका काम नहीं होगा। लोकतांत्रिक संगठन की प्रक्रिया क्या है, जिसमें वह संगठन किसी एक आदमी का नहीं है, सभी भारत के मूल निवासियों का है, सभी भाई बहनों का है, उसमें एकाधिकार नहीं है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो सभी की सामाजिक प्रॉपर्टी है। वो सबके लिए काम इसलिए ही करता है। अब इसके लिए इसके एक संगठन होना है, संगठन है, संगठन की व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतांत्रिक वो है, और उसका चरित्र होना चाहिए, उसकी कर्मण्यता होनी चाहिए, कर्मठता होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। यदि इसको हम तवज्जो देते हैं तो ये होगा। जब हमारे संगठन में, लोकतांत्रिक संगठन में जैसे जैसे इसके सामाजिक कार्यभार संभाला या काम ज्यादा किया है, तब मनुवादी ने जिस सरकार हुई उन्होंने हमारा तुष्टिकरण किया है। कैसे? बहुजनों को चीफ मिनिस्टर बनाया है, स्टैंप चीफ मिनिस्टर बना दिया उन्होंने। उनको कोई नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं वो देते, परंतु धोखे के लिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। पहले भी बनाया था, एक बार मंडल कमिश्नर आया, जब आया तब काफी बावजूद चीफ मिनिस्टर बने थे, खुद के दम पर या इनके पार्टियों में, परंतु वो सारे के सारे विलीन हो गए। सत्ता परिवर्तन का जो लक्ष्य था वो अधूरा है, क्योंकि जब आदमी अपने लिए वर्क करने लग जाता है, अपने पेट के लिए, तो कामयाब नहीं हो सकता। शैतान ने हमारे समाज में जातियां भर दी, उनमें नफरत पैदा की, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया। जब तक ये जाएगा नहीं, आपका सामाजिक आंदोलन उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए भारत के जो लोग हैं, चाहे वो पहली बात तो जाति को ना ही माने, उन्हें शासन करना है उसी भाषा। यदि वो मानते हैं वो शासन करना बात नहीं हो सकती। यदि उन्होंने शासन करना है तो वो सारे शब्दों को हटाकर अपने को भारत का मूल निवासी घोषित करें। शब्दों का जाप खतरनाक होता है, शब्दों में बहुत ताकत है। यदि प्रचार किया जाए तो मूत्र और गोबर को भी खिलाया जा सकता है, वो खिला भी देंगे। और अच्छी बात का प्रचार भी करना पड़ेगा यदि लागू कर लिया।
हम प्रचार कम करते हैं, जातियों में उलझे हुए हैं। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ते हुए हम भारत के मूल निवासी हैं, ये हमें मानना भी होगा, समझना भी होगा और इसका प्रचार भी करना होगा। जिस दिन इसका प्रचार हर कान के पास पहुँचेगा, मस्तिष्क के पास पहुँचेगा, वो मान जाएगा और आपका सामाजिक ये संगठन, सामाजिक आपका जो आंदोलन ये बहुत मजबूत होगा। यदि आपका सामाजिक आंदोलन मजबूत हुआ, आपकी राजनीति 100% मजबूत होगी, कोई लाने है। अन्यथा पावर आने के बाद आपकी फिर से पावर जा सकती है, ऐसा कई बार हुआ है। अब भी आंदोलन जैसे जैसे जोर पकड़ता है, अब फिर मूल निवासी बहुजनों को मुख्यमंत्री बनाए हैं कई राज्यों, परंतु वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। उनके भरोसे आप मत बैठिए। शेड्यूल कास्ट के अकेले ही काफी एमपी होते हैं, एक भी शब्द वो अपने मुंह से नहीं कह सकते, चाहे कितना अच्छा वो नहीं कह सकते, उनकी मजबूरी। वो कहाँ पैदा हुए हैं, वो वहाँ का भरण पोषण करेंगे। यदि कोई कुत्ता पाल ले तो वो उसी का ही काम करेगा, वो उसका नहीं कर सकता। वो उसके लिए वफादार रहेगा, जब कोई बार को कहीं ले भी जाए। भावना बहुत जरूरी है सामाजिक आंदोलन को चलाने के लिए, और राजनीतिक आंदोलन इसका तभी समावेश हो पाएगा। इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम 90-92% लोग से भी ज्यादा लोग भारत में मिल सकते। यदि इस सबक को हम हर दिमाग से बुझा दें तो आपकी राजनीति भी चलेगी, आपका सामाजिक संगठन भी मजबूत होगा और आपका हर काम भाईचारा बने। अब मनुवाद की जो पार्टियां हैं, उसका सामाजिक ढांचा है, वो है बड़ा ससोपंगले है, क्योंकि आंदोलन तो चल रहा है। सही लाइन पे कितना है इसका जो फायदा उठा रहा है वो इतना नहीं है। वो घुमा फिरा के फिर उससे कभी देवी देवताओं के गांव गली गली में वो प्रचार करते हैं, रथ जगह करवाते हैं, जागरण करते हैं। जागरण जिसमें दिमाग बिल्कुल सो जाए उसको जागरण कहते हैं, और जहां दिमाग खुलता है उसका हम प्रचार नहीं करते, उसको जागरण कहते हैं। ये जागरण है जो हम कर रहे हैं। इसलिए मैं आगे अपने अतिथि वक्तागण से ये पुरजोर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने अंदाज में, अपने अपने ढंग से बहुजन आंदोलन और उनकी राजनीति कैसे मुकम्मल हो, कैसे संविधान व्यवस्था लागू हो, कैसे ये लोगों को समझा पाए, कैसे लोग मान जाए। यहाँ नहीं पंजाब में गाँव गली गली में उनकी ड्यूटी बनती है, वो ऐसी भाषा में, ऐसी साफ सुथरी भाषा में, ताकि लोगों को मंत्र जो देखना है वो देखें, ताकि समझ में आए। इसी